मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। नमस्कार, मैं मोहम्मद शाहरुख सकलैनी और आज बेबाक दास्ता में हमारे साथ मौजूद है हमारे एक खास मेहमान, जिन्हें किसी तारीफ या परिचय की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें पीलीभीत से पूर्व समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आफ्ताब आलम अंसारी के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आफ्ताब आलम साहब से बातों का सिलसिला। आफ्ताब जी, बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमारा न्यूज नेटवर्क आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वेलकम और इस्तकबाल करता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाए और हमारी बात जो है लोगों के बीच तक ये पहुँचे, तो इसका मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। कहिए क्या पूछना चाहते हैं? जी, बीजापुर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो पिछले 30 वर्षों से लगातार समाजवादी पार्टी ये सीट हारती चली आई है, जी। जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आपका अपना नजरिया क्या है इन तमाम पहलुओं पर? देखिए, समाजवादी पार्टी यहाँ से 30 साल पहले जो है 30 साल से हारती चली आ रही है। उसके पीछे कारण ये रहा है कि हर पार्टी जिसका एक बेस वोट बैंक होता है, बेस वोट होता है, समाजवादी पार्टी का भी बेस वोट मुस्लिम और यादव कहलाया जाता है। तो यहाँ से 30 साल पहले से सबसे पहले अनीस अहमद खां फूलबाबू बीएसपी के कैंडिडेट हुए और 15,000 वोट लेके वो जीते और 15,000 वोट उनको मिले। तो लोगों ने सोचा कि भाई ये चुनाव नहीं जीत सकते हैं, मुसलमान को ट्राई नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम भी उस वक्त उनके साथ थे और हम कंधे से कंधा लगा के कोशिश कर रहे थे कि अपना कैंडिडेट जिता लें। दोबारा हम लोगों ने ट्राई किया उनके साथ में और फूलबाबू को पूरी मेहनत करने के बाद फिर चुनाव लड़ाया बीएसपी से। दोबारा जब लड़े तो चूंकि बेस वोट मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से खड़ा हो रहा, दूसरा यादव वोटों की संख्या 5,000 से ज्यादा नहीं है, तो समाजवादी पार्टी का बेस वोट कुछ है नहीं। तो जो भी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से लड़ता रहा वो या तो अपनी बिरादरी के ऊपर लड़ता रहा, बेस वोट का कोई सहारा नहीं मिला। बसपा का यूं जीता, फूलबाबू तीसरी बार में चुनाव यूं जीते कि बेस वेट वहाँ क्या नाम जो शेड्यूल कास्ट था और मुसलमान और शेड्यूल कास्ट मिलकर उनको चुनाव जिता दिया। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट रहे, जैसे कि सतपाल गंगवार रहे, उनकी बिरादरी ने पूरा समर्थन दिया। लेकिन चूंकि जो बेस वोट माना जाता है समाजवादी पार्टी का, मुसलमान को फूलबाबू के साथ रहा। हम जैसे समाजवादी पार्टी के लोग जब हम 2000 में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए, क्योंकि फूलबाबू जब चुनाव जीत गए तो उसके बाद लोगों के साथ उनकी ज्यादतियाँ शुरू हो गई। हमारे साथ भी ज्यादती की, दूसरे लोगों के साथ ज्यादती की, तो उनका धीरे धीरे जो है फिर गिरना शुरू हुआ। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी का भी समर्थन फूलबाबू को था, क्योंकि जो अलायंस था, तो अलायंस में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट लोगों को देना चाहिए था। तो समाजवादी पार्टी का जो बचा वोट, बेस वोट, वो और उनका अपना वोट मिला के भी वो 62,000 वोट हासिल कर सके। तो 62,000 वोट हासिल जब कर सके तो लोगों को ये लगा कि ये हद है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। लेकिन फूलबाबू की ज्यादतियाँ लोगों के साथ इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने फूलबाबू के खिलाफ वोट डाला। 1,03,000 वोट पिछली बार रामशरण वर्मा को मिला। 1,03,000 में मैं समझता हूँ कि रामशरण वर्मा का इतना वोट नहीं है बीजेपी का कि मिल जाए। 50,000 वोट तो उनकी पार्टी का वोट उनको मिला। 50,000 वोट इस बात पे मिला कि फूलबाबू को हराना है। फूलबाबू से इतना तंग यहाँ की जनता हो गई कि उन्होंने फूलबाबू को हराने के लिए बीजेपी को वोट दे दिया और हत्या के कुछ मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया। तब ये जो है 1,03,000 रामशरण वर्मा को वोट मिला और इनका गिराफ जो है गिर गया। इस चुनाव में हालात ये बने हैं कि पूरी तरीके से मुसलमानों ने ये समझ लिया कि अब हम किसी सूरत में फूलबाबू को चुनाव नहीं जिता सकते। जैसे एक गांव में छप्पर चढ़ाया जाता है और 20 लोग छप्पर चढ़ा रहे होते हैं और एक कोई उसे पीछे को खींचने लगे तो लोग 20 लोग मिलकर भी छप्पर नहीं चढ़ा पाते। ठीक इसी तरीके से मुसलमानों में और तमाम हिंदुओं में भी ये बात समझ में आ गई कि अब फूलबाबू कोई हेडअप नहीं है, क्योंकि फूलबाबू को कोई अब जिता नहीं सकता है। इसलिए अब हमें फूलबाबू के खिलाफ वोट नहीं डालना है, अब हमें
कैंडिडेट का चयन करना है, पार्टी का चयन करना है कि कौन सा जो है कैंडिडेट जीत सकता है, कौन सी पार्टी जीत सकती है। तो इसलिए तमाम चुनाव पिछले 30 साल के मुकाबले इस बार तस्वीर पलट के है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ इस बार जो है जो उसका वोट बैंक है यादव, वो पूरा साथ है, और जो क्या नाम मुस्लिम उसके साथ था, वो मुस्लिम 80-85% फूल बाबू से दरक चुका है और समाजवादी पार्टी के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है। तो इस बार हर सूरत में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा, इसके अलावा कोई कैंडिडेट कहीं नहीं टिक रहा। आलम साहब, अभी आप बता रहे थे कि समाजवादी के साथ में यादव वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, क्या लगता है क्या इन दो समुदायों के जुड़ने से क्या समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाएगी? नहीं, इस तरीके से नहीं आती है, लेकिन आप पूरी बात को जब समझेंगे तो आपको बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगी कि मैंने जो आपसे ये कहा कि पिछली बार हमारा बेस वोट बैंक में साथ नहीं था। जैसे गंगवार कैंडिडेट लड़ रहा था तो गंगवार का वोट तो उनको मिला, सतपाल गंगवार लड़े, उनको 30,000-32,000 वोट मिला, लेकिन उनको बेस वोट जो है जो पार्टी का वोट था वो नहीं मिला। आज तस्वीर पलट के ये है कि आज बेस वोट यानी मुस्लिम और यादव तो साथ है ही, साथ में 60-65 हजार वोट गंगवारों का है, जो हमारी प्रत्याशी हैं दिव्या गंगवार, उनकी अपनी कास्ट पूरी तरीके से 90-95% तक उनके साथ है। इसके अलावा दीगर और तमाम मजलूम लोग, जैसे कि शिक्षा मित्रों को ले लीजिए, शिक्षा मित्रों की सैलरी उन्होंने घटा के 10,000 कर दी, उनके सारे परिवार हैं वो सब चला रहे। पेंशन बंद कर दी सरकार ने, तो जिन जो सरकारी कर्मचारी हैं वो चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आ जाए। महंगाई का एक दौर चल रहा है कि सरसों का तेल 100 रुपए किलो था, 200 रुपए किलो होगा, पेट्रोल कहाँ था कहाँ से पहुंच गया, तमाम चीजें एक महंगाई में बढ़ गई हैं। तो उस चीज से जितने भी लोग त्रस्त हैं, गैर मुस्लिम में भी छोटे छोटे लोग जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, कोरोना काल में उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपनी जिंदगी चलाना मुश्किल हो गई, वो सब लोग जो सरकार की नीतियों से परेशान है, वो सब वोट इसमें प्लस हो रहा है। इसलिए हमारा कैंडिडेट जीत रहा है। आज जब वो वोट खुलेंगे तो इस सब तस्वीर हर बूथ बता देगा कि कौन कहाँ से वोट मिल रहा है। आलम साहब, कल मीरपुर बहानपुर में दिव्या गंगवार की एक मीटिंग रखी गई थी, जनसभा रखी गई थी, जिसके दौरान बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के महासचिव डॉक्टर यासीन, उन्होंने क्षेत्रीय जनता की जो भी मांगे हैं वो उन मांगों को रखा, जैसे कि अस्पताल और बैंक और मिनी स्टेडियम जो युवाओं के लिए आज बड़ी एक जरूरत है। तो क्या लगता है, क्या दिव्या गंगवार को जब जनता जिता देती है, अपनी विधायिका बना लेती है, तो दिव्या गंगवार इन तमाम चीजों पर कदम उठाएंगी, काम करेंगी? देखिए, आज इससे पीछे जो 15 साल तक फूल बाबू यहाँ से विधायक रहे और मिनिस्टर भी रहे, तो जब हम लोगों ने उनको जिताया था इससे पहले, तो पहले बार ही उनको कह दिया था कि यहाँ की जरूरतें ये हैं। तो लेकिन उन्होंने जरूरतें पे ध्यान नहीं दिया लोगों की, इसलिए नहीं दिया कि जरूरत को ध्यान आदमी तब नहीं देता जब नेता बेईमान हो जाता है, ईमानदार नहीं रहता है, तो वो जरूरत लोगों की नहीं देखता है बल्कि अपने फायदे की बात सोचता है। तो इसलिए इस क्षेत्र की ये डिमांड हमेशा से रही है कि यहाँ एक बैंक होना चाहिए। मीरपुर इतना बड़ा गांव है, इसके गिरदुनवा में बाकी जो दूसरे गांव है सारा मीरपुर सेंट्रल का गांव है, और यहाँ एक कोई बैंक नहीं। अगर बैंक है भी तो वो चुर्रा जैसे बॉर्डर गांव में है, जो बिल्कुल अलग पड़ता है, एक छोटा सा गांव है, जबकि उसे बैंक होना चाहिए मीरपुर में। चलिए, हम इस बात के मुखालफत नहीं कर रहे हैं कि चुर्रा में बैंक क्यों है, हम कह रहे हैं कि मीरपुर बहानपुर में बैंक क्यों नहीं है। मीरपुर में चुर्रा में अस्पताल है जो बॉर्डर का छोटा गांव है, मीरपुर इतना बड़ा गांव है, उसके गिरदुनवा में तमाम जो गांव है, सब लोग बाजार यहाँ लगता है, सब लोग यहाँ आते हैं, यहाँ अस्पताल क्यों नहीं है? ये सिर्फ कमियां नेताओं की तो रही हैं, जो सत्ता में आए उनकी कमियां रही हैं। जो हमारी जरूरतें हैं तो वो उनको पूरा करने के लिए किससे कहेंगे? फूल बाबू से भी ये बात कही गई थी जब वो चुनाव जीते कि आपको ये चीजें क्या नाम यहाँ बनानी चाहिए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और आज अगर हम जब दिव्या गंगवार को चुनाव जिता रहे हैं तो हम क्यों ना उनसे कहें कि कल जीतने के बाद जो हमारी जरूरतें हैं वो पूरी करी जाए। अगर वो पूरी नहीं करेंगे तो हम इस बात में भी सक्षम है, अगर दिव्या गंगवार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हमारी बात सीधे मुख्यमंत्री हमारा अखिलेश यादव, हमारा हरदिल अजीज नेता
जब हमको सीधे बाई फेस जानता है, बाई फेस बात करते हैं और सीधे हमारी मुलाकात होती है। और मैं समझता हूँ कि दिव्या गंगवार तो आज आ गई बसपा से। हम 2000 से समाजवादी पार्टी में हैं और जिलाध्यक्ष भी रहे हैं और इतने करीब रहे हैं। तो सीधे बात अगर ये नहीं कहेंगी हमारी बात, क्योंकि ये नुमाइंदा यहाँ से चुन के जाएंगी तो इनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर ये जिम्मेदारी पर अपनी खरा नहीं उतरेंगी तो हम अखिलेश यादव जी से भी इस बात को कहेंगे कि हमारी जो डिमांड है यहाँ की जिन चीज़ों की, वो हमारी डिमांड पूरी की जाए। जैसे कि आलम साहब अभी आप बता रहे थे 15 सालों से अनीश जी ने, मतलब 15 साल वो मिनिस्टर भी रहे जी, विधायक भी रहे, लेकिन उन्होंने अपनी क्षेत्रीय जनता के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा। तो बात की जाए आपकी, तो आपने यहाँ की क्षेत्रीय जनता की अगर बात की जाए तो आपने क्षेत्रीय जनता की मांगों को पार्टी के सामने कभी नहीं उछाला? देखिए 2007 में बसपा की गवर्नमेंट रही थी। उस बसपा की गवर्नमेंट में हम जिलाध्यक्ष रहे थे। जब सत्ता में थी तो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब उस वक्त हम जिलाध्यक्ष नहीं थे और ना ही हमारा यहाँ से विधायक जीत के गया था। जो विधायक यहाँ से पीलीभीत के जीत के गए थे, हाजी रियाज साहब जीते थे, प्रीतम राम जीते थे और ये जीते थे। इनके सामने हमने कई बार हमने इनके सामने रखी। लेकिन अब चूंकि हमारी पार्टी के विधायक थे तो हमारा काम तो इतना ही था कि हम उनके सामने अपनी बात रख दें और पहुंचा दें। तो हम इस मुगालते में रहे कि शायद इन्होंने हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया होगा। और हमसे रियाज भाई हमेशा यही कहते रहते हैं, ठीक आपने जो डिमांड दी है वो रख दी है, मुख्यमंत्री के साथ हो जाए। तो अगर हमें ये पता होता कि रियाज साहब हमारे उस जो हमने डिमांड रखी उसकी पैरवी ठीक से नहीं कर पाएंगे तो यकीनी तौर पर हम सीधे मुख्यमंत्री को अपनी डिमांड देते। तो हम मुगालते में रह गए, वरना नहीं तो इस बार हम नहीं यकीन करेंगे, क्योंकि हमारा विधायक जीत रहा है। और विधायक ऐसा भी नहीं है कि उनका, हमारा जो दिव्या गंगवार हैं उन पे हमें इतना भरोसा है, क्योंकि उनसे जब तक हमारी जब बात होती है तो बातचीत से ही पता चल जाता है कि कौन कितना जो है अपनी बात का पाबंद है। तो मैं समझता हूँ कि दिव्या जी इस टाइप की लेडी हैं कि वो उन्हें अपनी बात का एहसास रहता है, पास रहता है कि हमने बात क्या की। कमेंट के वो फॉलो करेंगी और जब वो चुनाव जीत जाएंगी तो हमारी डिमांड पर गौर करेंगी। लेकिन हम पिछली बार चुके, कहते हैं दूध से जला हुआ छाछ भी कूट कूट के पीता है, तो हम पिछली बार की तरह पूरा भरोसा नहीं कर पाएंगे। हम पूरा भरोसा तो हमें है, लेकिन हम बात जरूर करेंगे उन्हें कि हमने जो डिमांड रखी है कि वो उस पर अमल पैरा हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर उनकी तरफ से शिथिलता बरती जाएगी तो मुख्यमंत्री से हम सीधे जाके मिलेंगे और अपनी बात बनवा के रहेंगे। इंशाल्लाह हमारी बात वो मानेंगे, क्योंकि वो बहुत समझदार आदमी है और अपने आदमी की कदर करते हैं। अगर बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता 30 साल पुराना दोबारा से इतिहास दोहराती है, दिव्या जी को अपनी विधायिका नहीं चुनती है, तो आप बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र की किस तरह की बदलती तस्वीरें देखते हैं? देखिए, अगर विधायक दिव्या यहाँ से नहीं चुनी जाती है और सरकार समाजवादी पार्टी की बन जाती है तो यकीनन बीसलपुर विधानसभा का विकास होगा और उसकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। चूंकि समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष के बाद में अध्यक्ष अगर बड़ा है तो जिलाध्यक्ष, जो पूर्व जिलाध्यक्ष है, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वो मुख्यमंत्री ने भी कहा हुआ, जैसे कि अभी जब कमेटी बना रहे थे जिलाध्यक्ष को बोला हुआ था कि अभी बीसलपुर में जा रहे हैं तो पूर्व जिलाध्यक्ष की कोई ओपिनियन लीजिए, उनकी राय से भी काम करिए। तो एक बार कमेटी अपनी लेके गए तो उसके बाद उन्होंने निर्देश दिया, तो खैर वो उन्होंने हमारी राय से ही बीसलपुर में काम कर रहे हैं। और जिलाध्यक्ष जो हैं जगदेव सिंह जग्गा सुलझे हुए और समझदार आदमी हैं। हमारे अंडर में भी हम जिलाध्यक्ष थे तो वो भी क्या नाम यूथ ब्रिगेड के वो जिलाध्यक्ष रहे थे। हमने उनको प्रपोज किया था और अच्छे आदमी हैं। तो लेकिन रही बीसलपुर विधानसभा की बात, तो बीसलपुर विधानसभा के लिए जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा विधायक नहीं बनता है तब भी, और बन जाएगा तब तो एक बेस्ट ऑप्शन है कि हमारा दावा और मजबूत होगा
लेकिन इस बार हमें नहीं लगता है कि कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट हमारे प्रत्याशी को जीतने से रोक पाएगी, क्योंकि उन्हें जन समर्थन मिल रहा है। दिव्या जी की आप 20 ओवर में टक्कर किससे मानते हैं? देखिए, टक्कर वाली बात यह है, तो आज आमने सामने लड़ाई हो रही है। फूल बाबू का जो बेस वोट था मुस्लिम, वो उनसे खिसक चुका है, और जो बेस वोट उनका था जाटव वोट। जाटव वोट में जो उनके विधानसभा अध्यक्ष रहे तेज बहादुर गौतम, विधानसभा अध्यक्ष रहे केदारनाथ गौतम, ये पुराने हमारे साथी हैं। और इस बार जब उन्होंने देखा कि जब वाकई संविधान पे आँच आ रही, बाबा साहब के मानने वाले हैं वो, और उन्होंने देखा कि जब बाबा साहब का संविधान की वैल्यू नहीं रही, संविधान पे अमल नहीं हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उनको जो आरक्षण मिल रहा है कल वो भी कायम रहे। इसलिए उन्होंने सोचा, ये मन बना लिया है कि अब बहन जी किसी को भी कैंडिडेट बनाए तो हम इस पे गौर नहीं करना है, बल्कि हमें जो है अब संविधान को बचाने के लिए इस वक्त प्रदेश में सीधी जिससे टक्कर हो रही है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टकराव है पार्टी में, तो क्यों ना हम समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें, जिसकी वजह से बीजेपी हारे और संविधान बचा है। तो इसी बात को लेकर हमारी जब उनसे डिस्कस हुई तो वो सारे लोग हमारे साथ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गए और आज कंधे से कंधा मिला के समाजवादी पार्टी को लड़ा रहे हैं। और जाटवों का और शेड्यूल कास्ट का बहुत बड़ा हिस्सा दिव्या गंगवार को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। इसलिए अब किसी से नहीं लगता कि हमें किसी से टक्कर हो। हाँ, बाकी सब है। फूल बाबू 0 हो गए। फूल बाबू तो उस कंडीशन में इस चुनाव में आ जाएंगे जैसे कभी तेज बहादुर गंगवार आ गए थे, और उसके बाद में ना तो इन्हें कोई टिकट देगा और ना ये चुनाव लड़ने की पोजीशन में होंगे। और मुसलमानों ने भी यही तय कर लिया है कि जब तक हम पुराना कैंडिडेट जिसके खिलाफ इतना ज़्यादा बवंडर हो गया हो, जिसको हराने के लिए काम कर रहे हैं, तो हम उसे हम नहीं जिता सकते हैं। क्यों ना फूल बाबू को लाइन पे लाके इनको जो है इनको बिल्कुल नीचे लाके कल को अपना नए सिरे से किसी नौजवान मुसलमान को आगे बढ़ाएं कि जो हमारी क़यादत करे और आगे आने वाले में वो किसी पार्टी से टिकट लेके और विधायक बने। अगर इसी को हम बार बार वोट देते रहेंगे, फूल बाबू को ही बार बार वोट देते रहेंगे, तो ये बराबर जो है वोट तो लेते रहेंगे, हारते रहेंगे। क्यों कि इनके खिलाफ नफरत इतनी बढ़ चुकी है, इन्होंने काम ऐसे किए हैं कि उस नफरत की वजह से इनको वोट लोग देंगे नहीं। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि हम अपना नया कोई नौजवान लड़का लाएं, किसी नौजवान को खड़ा करें, नए आदमी को खड़ा करें जो आगे चल के हमारी नुमाइंदगी करें। ये मुसलमानों ने भी तय कर रखा है और इसी बिना पे इनसे जो है मुसलमानों का वोट किसको। आलम साहब, अगर हम बात करें आज महंगाई जो बढ़ रही है, जो मौजूदा सरकार थी योगी सरकार में जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है और महंगाई बेलगाम होती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कहेंगे आप? अभी क्या है, एक शेर के माध्यम से कहता हूं, अभी क्या है, कल के बूंद को तरसेगा मैं खाना, जो अहले ज़र्फ के हाथों में पैमाने नहीं आए। अभी तो कोई बात बहुत जब कल को एक एक बूंद को तरस जाएगा, एक एक दाने को तरस जाएगा उत्तर प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान के, जब क़यादत करने वाले लोग अक्लमंद और जो ज़र्फ वाले लोग, समझदार लोग नहीं आएंगे कि जो ठीक तरीके से पॉलिसी बनाते हैं। तमाम बात सिर्फ जो है महंगाई कब बढ़ती है, महंगाई तब बढ़ती है कि आपके घर में महंगाई और टोटा तब पड़ जाएगा, आपका हाल तब खराब हो जाएगा जब आपके बच्चे और आप जो है 4 दिन काम करेंगे, 10 दिन घूमेंगे, तो आप आमदनी आपकी होगी नहीं, आपको रोटी के लाले पड़ने ही पड़ने हैं। अभी कोरोना काल चला, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूंगा। कोरोना काल में जितनी मौतें हुई हैं उससे 6 गुना ज़्यादा कम से कम हार्ट अटैक से मौतें हुई होंगी। लेकिन कोरोना काल को इतना हुआ बना दिया गया कि एक आदेश जारी कर दिया गया कि 3 दिन के समय या 4 दिन का आप सब लोग अपने अपने घर जाइए, उसके बाद कोई ट्रैफिक नहीं चले, कुछ नहीं देगा। इतनी हालत खराब कर दी और लोग अपना काम धंधा छोड़ के घर पे बैठ गए जाके। तो अब जो आदमी काम करेगा नहीं, जो उत्पादकता नहीं बढ़ाएगा, काम कर रहे हैं तो उससे जो आमदनी हो रही है उससे हमारा घर चल रहा है। देश भी गरीब तब होता है, देश में कम काम करने वाले लोग हो जाए, देश के लोग खाली बैठ जाएं तो देश गरीब होगा नहीं होगा। देश के लोग ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा उत्पादन करेंगे तो क्या देश अमीर होगा।
और देश के लोगों को खाली बैठा दिया जाएगा तो यकीन देश गरीब हो जाएगा, और जब गरीब हो जाएगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो महंगी होने का सबब सिर्फ और सिर्फ ये है कि सरकार की जो पॉलिसियां हैं वो इतनी खराब हो गई हैं कि जिसकी वजह से वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि गरीबी को दूर करने के लिए दानिश्वर लोगों की ज़रूरत है, अक्लमंद लोगों की ज़रूरत है कि जो ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन आए, ज़्यादा। हम हमारे लोग घर बैठे रहेंगे तो कहाँ बनेंगे। हम जैसे आलम एक्सपोर्ट हमारा फर्म है, हम दरी का काम करते हैं। यहाँ के लोगों को, हर आदमी को काम मिला हुआ, 5,000 लोगों को हमने रोजगार यहाँ दिया हुआ है, और 500 रुपये पर डे की आमदनी एक आदमी करता है। तो उसका क्या है, वो गरीब नहीं है। हमारे गांव के लोग गरीब नहीं है, गरीब तो दूसरे लोग हैं जो खाली बैठे हुए, जिनके पास काम नहीं है। तो काम अगर करेंगे आप तो यकीनन अमीर रहेंगे, और काम नहीं करेंगे तो यकीनन गरीब हो जाएंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को रोजगार दे। जरूरी नहीं है कि सबको क्या नाम नौकरी पे लगा दे, किसी को क्या नाम जो है उनका उद्योग लगवा दे, किसी का छोटा काम है वो करने के लिए उसको सहूलत मिल जाए, कर्ज की जरूरत है उसे कर्ज मिल जाए, जिसे अनुदान की जरूरत है उसे अनुदान मिल जाए। तो और उस चीज को बाज करने वाली अपनी संस्थाएं हों जो ईमानदारी से बाज करें कि बाकी प्रोडक्शन हो रहा नहीं। अभी हम चुनाव में, दिव्या जी के चुनाव में गाँव गाँव घूमे हैं, गए हैं, लोगों से हमने अक्सर देखा है कि लोग बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। अब बताइए ताश खेलने से क्या हासिल होगा? ताश खेलने से कुछ नहीं होगा। हमने पूछा भाई तुम ताश खेल ले, काम नहीं करते? बोले काम ही नहीं, क्या करेगा? तो हमने कहा हमारे यहाँ तो बहुत काम। बोले यहाँ तो धान गाड़े है, उसके बाद जब पानी लगाने की जरूरत होगी तब काम है हमारे पास, या खाद लगाने जाएंगे, दवाई लगाने जाएंगे तब काम है एक दिन का, बाकी तो पूरे दिन बैठे ही हैं यहाँ। तो ऐसे क्या होगा? अगर धान गाड़ दिए हैं तो उन काश्तकारों को जिनके पास वो 3 महीने खाली बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई ऐसा कुटीर उद्योग किया तो लगना चाहिए, कोई ऐसा काम हर घर में होना चाहिए कि जिससे कोई आदमी खाली ना बैठे। हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया फिर हो जाएगा अगर हिंदुस्तान के लोगों को काम मिल जाए, गरीबी फुर हो जाएगी। सरकार की इस बात पर क्या कहेंगे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि बेरोजगारी फैली हुई है, सरकार मानने को तैयार नहीं कि बेरोजगारी फैली हुई है। कहती है कि 4.5 लाख हमने राज्य से रोजगार दे दिए हैं और 2 करोड़ केंद्र से मिल गए, बेरोजगारी खत्म। देखिए मुंह के आगे मैदान है, झूठ चाहे कितना बोल लो, जब तक कोई सामने ये जज ना बैठा हो कि आप जो बात कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं सच कह रहे हैं, तब तक आपकी बात की कही हुई का महत्व क्या है? भाई हम कोई बात अभी झूठ बोल दें और कोई हमें रोकने वाला ना हो, कोई जज करने वाला ना हो कि झूठ कह रहे हैं सच कह रहे हैं, तो क्या पता पूरी दुनिया जान रही है कि ऐसा जो है कभी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा हिंदुस्तान का या किसी देश का जिस पे ये चार्ज लगा हो कि झूठ बोलता है। और हमारे देश की इतना दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला हुआ है जो झूठ बोल रहा है। ये पता नहीं हमारे किए हुए कर्मों का क्या नाम जो फल है या क्या है, हमारी गलतियां रही जो अल्लाह ताला ने ऐसा हाकिम मुसल्लत कर दिया कि जो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अरे साबित करो, तुम कह रहे हो तमाम कंपनियां बेच दी तुमने, क्या बात है? प्राइवेट आदमी, प्राइवेट के हाथों में जो कंपनी जा रही है वो उसे चला सकता है और हमारी सरकार नहीं चला सकती है। क्यों दे रहे हैं हम ऐसे क्या नाम लोगों को तनख्वाह, ऐसे अधिकारियों को क्यों तनख्वाह दे रहे हैं जो कंपनी नहीं चला सकते, जबकि प्राइवेट वाला वही कंपनी चला ले रहा है? क्यों बेचने की नौबत आ रही है? तुमने तमाम कंपनियां बेचते चले जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ जो है कमीशन खोरी के अलावा कुछ नहीं है। अब क्या कह सकते हैं? बस जब तक वही बात कि जब तक अहले ज़र्फ के हाथों में पैमाने नहीं आएंगे बांटने वाले, तो तब तक जो है इस देश का भला होने वाला नहीं है। इसलिए सरकार प्रदेश की भी बदलने की जरूरत है और केंद्र की भी सरकार बदलने की जरूरत है, तभी इस देश का भला हो पाएगा, वरना अंतर नहीं हो पाएगा। आप तक पीलीभीत के बेबाक सवालों का जवाब दे रहे थे आफ्ताब आलम अंसारी, समाजवादी पार्टी के पीलीभीत के पूर्व जिला अध्यक्ष। आफ्ताब आलम अंसारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हम आपसे आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी हमारे दर्शकों को इस तरह के मूल मंत्र सिखाते रहेंगे। जी जी, बहुत